आप सुन रहे हैं भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी आवारे। कुछ लोग दार्शनिक होते हैं, कुछ लोग दार्शनिक दिखते हैं। यह जरूरी नहीं कि जो दार्शनिक हो वह दार्शनिक न दिखें या जो दार्शनिक दिखें वह दार्शनिक ना हो, लेकिन आमतौर से होता यही है कि जो दार्शनिक होता है वह दार्शनिक दिखता नहीं है और जो दार्शनिक दिखता है वह दार्शनिक होता नहीं है। राम गोपाल जिस समय बम्बई नगर के दादर मोहल्ले के एक ईरानी होटल में गर्मी की दोपहरी में बिजली के पंखे के नीचे एक प्याला चाय के साथ पाव रोटी का एक टुकड़ा गले के नीचे उतारकर अपनी भूख शांत करने की कोशिश कर रहा था, उस समय एक अच्छा खासा दार्शनिक दिख रहा था। बाल बिखरे हुए, मत्थे पर सिकन, आंखों में चिंता की झलक और बैठने के ढंग में एक व्यवस्था से भरी लापरवाही। लेकिन अगर कोई उस समय राम गोपाल से कह देता कि वह दार्शनिक है तो यकीनी तौर से झुंझलाहट के साथ यही कहता, आपकी बला से, और फिर वह बिना दूसरा शब्द कहे अपने काम पर जुट जाता। पाव रोटी को गले के नीचे उतारने में राम गोपाल को मेहनत पड़ रही थी और शायद सुस्ताने के ख्याल से उसने अपना पर्स निकाला। 10-10 रुपए के 15 नोट, गिलट के 7 रुपए और एक अठन्नी और 3 इकन्नियाँ, इतनी जमा पूंजी अभी उस पर्स में मौजूद थी। इसके अलावा कुछ सिफारिशी चिट्ठियाँ जिन्हें निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाने के लिए उसने बम्बई के कई फिल्म स्टूडियो के दर्जनों चक्कर लगाए, लेकिन फाटक के पठान दरबानों ने उसे किसी हालत में अंदर न घुसने दिया और इसलिए अभी तक वे चिट्ठियां उन स्थानों पर ना पहुंच सकी। कुछ पते जो उसने रास्ते चलते हुए कुछ खास महत्वपूर्ण आदमियों की मुलाकात की यादगार में दर्ज कर लिए थे और छपे हुए करीब 10-12 विजिटिंग कार्ड। राम गोपाल ने अपने पर्स की हर एक चीज को निकाला। जो गिनने की थी उन्हें गिना, जो देखने की थी उन्हें देखा और जिन पर उसे सोचना था उन पर सोचना भी आरंभ कर दिया। लेकिन सोचने का अभ्यास ना होने के कारण उसने पर्स अपनी जेब के हवाले करके फिर पाव रोटी को गले के नीचे उतारने की कोशिश आरंभ कर दी। अरे, यह तो राम गोपाल मालूम होते हैं, हम लोगों को क्या देखेंगे, अकेले अकेले चाय पी रहे हैं। राम गोपाल ने घूमकर देखा। सिंह और पांडे राम गोपाल की मेज की ही तरफ बढ़ रहे थे। राम गोपाल को मुस्कुराना पड़ा। आओ भाई, और यह कहकर उसने होटल बॉय को आवाज़ दी, 2 प्याले चाय। कहो भाई, बहुत दिनों से दिखे नहीं, कहो कोई काम वाम मिल गया है क्या? बैठते हुए सिंह ने पूछा। नहीं यार, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन उम्मीद पूरी है, राम गोपाल ने जरा रुक कर कहा। वाहशमा कंपनी के डायरेक्टर को तो जानते हो? अरे वही मिस्टर कमानी, कल शाम को उनसे मुलाकात हो गई थी। बड़ी तपाक के साथ मिले, गले में हाथ डाल दिया, बोले तुम्हें अगली पिक्चर में विलेन का काम दूंगा, वादा कर लिया है। पांडे हंस पड़ा। तुम्हें विलेन और मुझे हीरो, मुझसे भी वादा किया था। राम गोपाल चौंक पड़ा। उसे बड़ी आसानी से विलेन का पार्ट मिल सकता है। यही नहीं, अगर कोई समझदार डायरेक्टर हो तो वह हीरो भी बन सकता है, इसका उसे पूरा यकीन था। लेकिन पांडे को जो आदमी हीरो बनाने की सोचे वह या तो पागल है या मजाक कर रहा है। उसने पांडे को फिर एक दफ़ा गौर से देखकर कहा, तुम्हें हीरो बनाने का वादा किया है, सच कह रहे हो? अरे छोड़ो भी, गए हुए लोगों के वादों पर लड़ना झगड़ना बेकार है। सिंह ने इन दोनों की बात अधिक न बढ़े इसलिए कहा। राम गोपाल का चेहरा उतर गया। सिंह की बात में तथ्य है, इस बात को उसने महसूस किया। एक बनती हुई उम्मीद छूट गई। पांडे ने राम गोपाल के चेहरे की निराशा देख ली। उसने जरा मुलायमियत के साथ कहा, इतना अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। मुझे देखो, बम्बई आए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। पड़ा हूँ बस उम्मीद पर। राम गोपाल ने एक ठंडी सांस ली। कब तक इस तरह चलेगा? पास की रकम करीब करीब खत्म हो चुकी थी।
होटल वाले का बिल चढ़ रहा है, समझ में नहीं आता क्या करूं। पांडे ने कहा, अगर मेरी सलाह मानो तो होटल छोड़ दो और एक कमरा किराए पर ले लो। जब तक कमरा ना मिले तुम मेरे कमरे में रह सकते हो। अभी 4 आदमी हैं, अब 5 हो जाएंगे, वहाँ जी लग जाएगा, खर्चे की बचत हो जाएगी। राम गोपाल ने कुछ सोचा, यार कहते तो ठीक हो, अभी होटल का 3 रुपया रोज दे रहा हूँ, 90 रुपये महीने की बचत बहुत काफ़ी होती है। 90 की नहीं बल्कि 80 की, क्योंकि पांडे के कमरे में रहने पर तुम्हारा हिस्सा 10 रुपया महीना आवेगा। 80 ही क्या कम है, राम गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। दिन भर के बाद उसके मुख पर यह पहली मुस्कुराहट थी। पांडे का पूरा नाम था रविशंकर पांडे। लखनऊ से बीए पास करने के बाद जब उसके पिता एक जमींदार की लड़की के साथ 10,000 के लंबे दहेज पर उसकी शादी तय करा रहे थे, वह बिना कहे सुने एक दिन बम्बई के लिए रवाना हो गया। इसलिए कि वह लड़की जिसके साथ उसकी शादी तय कराई जा रही थी, गंवार होने के साथ साथ बदशक्ल भी थी। पांडे ने फिल्म काफ़ी देखी थी और फिल्मों की सुंदरियों से मिलकर उनमें से किसी एक को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करना चाहता था। पांडे देखने सुनने में बुरा ना था, पैसे की भी उसके पिता के पास कोई खास कमी नहीं थी और अपनी निजी योग्यता तथा प्रतिभा पर उसे विश्वास था। बम्बई आकर धीरे धीरे उसे निराशाओं का सामना करना पड़ा और प्रत्येक निराशा के साथ उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। ना उसे प्रेमिका मिली और न उसे प्रतिभा और योग्यता के प्रदर्शन का मौका ही नहीं मिला। पास की रकम घटने लगी। पिता ने अधिक पैसा देने से इनकार कर दिया, इस उम्मीद पर कि हारकर पांडे को घर आना ही पड़ेगा। पर पिता शायद अपने पुत्र के जिद्दी स्वभाव को नहीं जानते थे। कदम उठकर पीछे नहीं बढ़ता, सूरमा आगे बढ़ेगा, नहीं तो मोर्चे पर खड़ा होकर अपनी जान दे देगा। पांडे भी कुछ ऐसे ही विचारों का था। बहुत दौड़ धूप करने पर एक फिल्म कंपनी में एक्स्ट्रा का काम मिल भी गया था, क्योंकि पैसे बहुत कम मिले थे। लिहाजा खर्च पूरा करने के लिए पांडे ने अपने कमरे में किराएदारों को बसा लिया था। सिंह का पूरा नाम था जसवंत सिंह और वह आगरा जिले का रहने वाला था। सिंह को गाने का बड़ा शौक था और उससे अधिक उसके आगरा वाले मित्रों को विश्वास था कि अगर वह किसी फिल्म कंपनी में पहुंच जाए तो उसकी प्रतिभा चमक उठेगी और उसका भाग्य खुल जाएगा। रोज रोज मित्रों की राय सुनते सुनते सिंह की भी कुछ ऐसी ही राय हो गई थी। 22-23 साल का नवयुवक, दुनिया का उसे तजुर्बा न था। मित्रों ने दम दिलासा देकर उसे बम्बई लाद दिया, लेकिन बम्बई आकर उसने देखा कि यहाँ हर जगह सिफारिश चलती है। वह कई जगह गया, अपने गाने सुनाए, लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन फिल्म कंपनी में जो काम ना मिला सो ना मिला। हाँ, एक आध ट्यूशन उसे जरूर मिल गए और इस उम्मीद पर कि निकट भविष्य में उसे काम जरूर मिलेगा। उसे ट्यूशन से ही संतोष करना पड़ा। सिंह घर का खुशहाल ना था। एक दिन जब वह एक फिल्म कंपनी के दरबान से गिड़गिड़ाकर भीतर घुसने का प्रयत्न कर रहा था, उसकी मुलाकात पांडे से हो गई। पांडे ने उसकी कहानी सुनी। कहानी सुनकर उसे दया आई और उसने फुटपाथ पर या बरामदों में सोने वाले उस युवक को अपने कमरे में आश्रय दिया। बाद में जब सिंह को कुछ कामकाज मिला, तब सिंह पांडे के कमरे के किराए का एक भाग देने लगा। राम गोपाल को साथ लेकर जब पांडे और सिंह कमरे में पहुंचे, उस समय मिस्टर परमेश्वरी दयाल वर्मा अपनी हजामत बना रहे थे। एक ट्रंक और एक बिस्तर के साथ एक नए आदमी का कमरे में प्रवेश देखकर मिस्टर वर्मा चौंके। घूर कर उन्होंने राम गोपाल को देखा। पांडे ने उसी समय मिस्टर वर्मा से राम गोपाल का परिचय कराया। यह है मिस्टर राम गोपाल, आज से हम लोगों के साथ रहेंगे। आपके किराए का हिस्सा 12.5 रुपए से घटकर 10 रुपए रह गए। लेकिन 2.5 रुपए की बचत से मिस्टर वर्मा को कोई खास प्रसन्नता न हुई। उनका ख्याल था कि एक कमरे में सिर्फ एक आदमी रहना चाहिए, जरूरत के वक्त 2 रह सकते हैं।
मजबूरी से 3 और जब गले आ पड़े तब 4। उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा, एक कमरे में 5 आदमी, नॉनसेंस, मैं किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर आप यह कमरा छोड़ सकते हैं। सिंह ने जरा रुखाई से कहा, आप कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले? कमरा पांडे का है, इन्हें जो कुछ कहना हो कहें। मैं बोलने वाला इसलिए होता हूँ कि मैं भी कमरे का किराया देता हूँ हर महीना, आपकी तरह नहीं कि 3 महीने से आजकल में टरका रहे हैं। तो इसमें तुम्हारे बाप का क्या जाता है? नहीं है इसलिए नहीं देता होगा, तो एक एक पैसा पांडे के पास पहुँच जाएगा। इस बातचीत में बाप का घसीटा जाना सिंह को अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी चप्पल उतारी। क्या कहा बे, सुअर कहीं का, मेरे बाप का फिर से तो नाम ले। पांडे ने सिंह का हाथ पकड़कर बीच बचाव किया। मिस्टर वर्मा शांत भाव से दाढ़ी बनाते रहे। मिस्टर वर्मा 30 साल के कद्दावर से आदमी थे। करीब 5 साल पहले बम्बई आए थे, एक अंग्रेजी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर होकर। यार बस आदमी थे, किस कदर दबंग थे। एक दिन उन्होंने और उनके अंग्रेज मैनेजर ने साथ साथ पी और जी खोलकर पी। पीने के बाद इनमें और इनके मैनेजर में बातचीत आरंभ हुई। बातचीत ने वाद विवाद का रूप धारण किया और वाद विवाद ने जूते लात का। मिस्टर वर्मा हाथ पैर में अपने मैनेजर से तगड़े थे। उन्होंने मैनेजर को अधमरा कर दिया। दूसरे दिन वे नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। नौकरी से निकाले जाने के बाद मिस्टर वर्मा को यह अनुभव हुआ कि नौकरी के माने होते हैं गुलामी, और उसमें कुछ राजनीतिक चेतना भी जागृत हुई। जो कुछ रकम उनके पास थी उसे बीवी बच्चों को देकर उन्होंने उन्हें अपने देश रवाना किया। अकेले वे व्यापार करने के लिए बम्बई में रह गए। फोर्ट एरिया में अपनी एक मुलाकाती के दफ्तर में उन्होंने एक मेज अपनी डलवा ली और कमीशन एजेंसी का कारोबार शुरू कर दिया। पास की सारी रकम उन्होंने बीवी के हवाले कर दी थी। अपनी हैसियत बनाए रखकर ही वे कारोबार चला सकते थे, और हैसियत के माने होते हैं अच्छे सूट, कीमती सिगरेट और मौके बेमौके टैक्सी की सवारी। लिहाजा हैसियत बनाए रखने के लिए उन्हें खाने और रहने में किफ़ायत करनी पड़ी। पांडे को मिस्टर वर्मा लखनऊ से ही जानते थे, इसलिए वे पांडे के साथ रहने लगे। कारोबार शुरू किए हुए उन्हें अभी कुल 6 महीने हुए थे, और अब जाकर कहीं उन्हें इतना मिलने लगा था कि कर्ज लेकर काम ना चलाना पड़े। शेव करके मिस्टर वर्मा ने एक अच्छा सा रेशमी सूट निकाला। सूट पहनते हुए उन्होंने कहा, सिंह, कल जो मेरी टाई ले गए थे वह कहाँ है? वहीं तुम्हारी खूंटी पर टांग दी थी। सिंह ने, जो उस समय एक जासूसी उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गया था, बिना मिस्टर वर्मा की ओर देखे उत्तर दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं वापस की? ज़रूरत के वक्त तो गिड़गिड़ाकर मांग ले जाते हो और फिर नवाब साहब की तरह चीज़ फेंक देते हैं, कमीने कहीं के। सिंह पढ़ने में इतना व्यस्त था कि उसने मिस्टर वर्मा को उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। सिंह के मौन से मिस्टर वर्मा का पारा और भी चढ़ गया। इन सालों से इतना कहा कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मत पहनो, लेकिन जब शराफत हो तब माने। मांगेंगे नहीं तो दोगे तो आंख बचाकर उठा ले जाएंगे। अगर अब की दफ़े यह हरकत हुई तो मैं कह देता हूँ कि ठीक ना होगा। क्या ठीक नहीं होगा? एक कर्कश आवाज़ ने कहा। मिस्टर वर्मा ने घूर कर देखा कि छबीलदास गुप्ता कमरे के दरवाजे पर तने खड़े हैं, सिंह का सूट और वर्मा की टाई डाले हुए। मुझसे बिना पूछे मेरी टाई क्यों ली? कड़क कर वर्मा ने कहा। तबीयत मुंह बनाते हुए गुप्ता ने जवाब दिया। हद हो गई, अब मिस्टर वर्मा से न रहा गया। लपक कर उन्होंने छबीलदास का गला पकड़ा। तो फिर मेरी तबीयत यह है कि आज तुम्हारी अच्छी तरह मरम्मत कर दूं। हाँ, यह गजब मत करना। सिंह डिटेक्टिव नॉवेल छोड़कर बीच बचाव करने दौड़ा, इस डर से कि कहीं इस हाथापाई में उसका सूट न फट जाए। छबीलदास ने टाई गले से उतारकर वर्मा को दे दी और मिस्टर वर्मा सज धज कर तैयार हो गए। अपने ट्रंक से उन्होंने स्टेट एक्सप्रेस का एक टीन निकाला और 10 सिगरेटें जो वास्तव में स्टेट एक्सप्रेस की थीं।
उन्होंने एक और हटाकर बाकी नंबर 10 सिगरेटों में से एक एक उन्होंने कमरे में सब लोगों को दी। इसके बाद वे अपने कारोबार के लिए रवाना हो गए। छबीलदास टाई के हाथ से निकल जाने पर उदास हो गए थे। उस दिन उनका भाग्य खुलने वाला था। बात यह थी कि पिछले दिन उन्हें सुशीला का पत्र मिला था और सुशीला ने उन्हें दूसरे दिन सुबह के समय अपने यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। सुशीला छबीलदास के नगर बनारस की वेश्या की पुत्री थी। छबीलदास अचानक एक दिन उसके प्रेम में पड़ गए। उन दिनों छबीलदास हिंदू विश्वविद्यालय में एमए में पढ़ते थे। उत्साही नवयुवक थे, राजनीतिक अभिरुचि के थे, कांग्रेस के पक्के कार्यकर्ता थे। विश्वविद्यालय में उनके व्याख्यानों की, उनके चरित्र बल की, उनके व्यक्तित्व की धाक थी। सुशीला की माता ने सुशीला को उच्च शिक्षा दिलाई। मैट्रिकुलेशन पास करके वह भी विश्वविद्यालय में भर्ती हुई थी। लेकिन सुशीला की माँ की संगिनी साथियों ने, उनके मेल मुलाकातियों ने उन्हें समझाना शुरू किया कि वेश्या की लड़की को समाज में कोई स्थान नहीं मिलेगा। ऐसी हालात में उसे उच्च शिक्षा देना उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना था। और धीरे धीरे सुशीला की माता को यह विश्वास होने लगा था कि सुशीला को कॉलेज से हटाकर उसे पेशे में लगा देने में ही सुशीला का कल्याण है। सुशीला को इन बातों की भनक पड़ गई थी और लगातार कई दिनों तक इस नई समस्या पर सोच विचार करने के बाद सुशीला इस निर्णय पर पहुंची कि उसी दिन शाम को उसे किसी योग्य, समझदार और नेक आदमी की सलाह लेनी चाहिए। उस दिन छबीलदास का एक महत्वपूर्ण व्याख्यान राजनीति और समाज पर हुआ था और उस व्याख्यान से सुशीला प्रभावित हुई थी। हिम्मत करके सुशीला ने छबीलदास को अपनी दास्तान सुनाई और उसकी सलाह मांगी। सत्याग्रही किस्म के छबीलदास ने सुशीला को दृढ़ता, चरित्र और सत्य पर कुर्बान हो जाने का संदेश दिया। सुशीला को ऐसा लगा मानो उसे एक पथ प्रदर्शक, एक देवता, एक आराध्य मिल गया। सुशीला और छबीलदास की दोस्ती बढ़ी और यह दोस्ती लोगों की नज़रों में खटकी। इस दोस्ती की चर्चा छबीलदास के चचा लाला मलुकदास के कानों तक पहुंची। लाला मलुकदास की चौक में परचून की एक बहुत बड़ी दुकान थी और उनकी गणना नाक वालों में होती थी। उन्होंने इस विषय पर छबीलदास से जिरह बहस की और जिरह बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर जल्दी ही रोकथाम नहीं की जाती तो लड़का वेश्या की लड़की से शादी करके सारे घर की नाक कटवा देगा। उन्होंने बलिया जाकर, जहां उनके बड़े भाई छबीलदास के पिता शाह बुलाकी दास रहते थे, उस मामले में बातचीत की। शाह बुलाकी दास बलिया जिले के महाजन, जमींदार और न जाने क्या क्या थे। उन्होंने बीमारी का तार देकर छबीलदास को घर बुलाया और उनके हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती छबीलदास की शादी पास के एक जमींदार की लड़की से करा दी। दहेज में रुपए, पैसे, चीज वस्तु के साथ छबीलदास के ससुर ने, जिनके डाकू होने का लोगों को शक था, छबीलदास को एक धमकी भी दी कि अगर भविष्य में छबीलदास और सुशीला के संबंध में कोई शिकायत सुनी गई तो बनारस के बीच चौक में छबीलदास की जूतों से मरम्मत की जाएगी। छबीलदास के चचा को शायद इस बात का पता नहीं था। कांग्रेस का सत्याग्रही कार्यकर्ता बला का जिद्दी होता है। एक तो छबीलदास इस जबरदस्ती वाली शादी से ही नाराज था, उस पर ससुर के इस नए किस्म के दहेज ने आग में घी का काम किया। बनारस लौटकर छबीलदास को सुशीला ने बतलाया कि अब उसकी माँ बिना उससे पैसा कराए ना मानेगी। छबीलदास ने सुशीला को अपनी कहानी सुनाई। दोनों में तय हुआ कि बम्बई चला जाए। मोरारजी देसाई, कन्हैया लाल, मुंशी आदि बड़े बड़े नेता वहाँ पर हैं ही। उन नेताओं के आश्रय में रहकर दोनों देश का काम करेंगे। उसी रात दोनों बम्बई के लिए रवाना हो गए। बम्बई जाने पर सुशीला और छबीलदास दोनों को यह पता चला कि वास्तविकता कल्पना से कहीं अधिक कुरूप होती है। बड़े बड़े नेताओं के पास इतना समय नहीं था कि इन लोगों से मिले। छोटे नेताओं ने दर पर्दा छबीलदास को ठुकराकर सुशीला को हथियाने की कोशिश की और एक दिन छबीलदास को पता चला
कि सुशीला एक करोड़पति सेठ के यहाँ, जो कांग्रेस का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता था, बैठ गई। और जिस दिन सुशीला उसके यहाँ चली गई, उस दिन छबीलदास को पता चला कि वह सुशीला से बहुत अधिक प्रेम करने लगा था। सुशीला को इस प्रकार करोड़पति के रुपयों के लोभ में पड़कर उसके प्रेम को ठुकरा देने से छबीलदास के हृदय को एक गहरी ठेस लगी। उसने 4-6 बार सुशीला से मिलने की कोशिश की, लेकिन सुशीला ने कोई न कोई बहाना बनाकर मिलने से इनकार कर दिया। उसने सुशीला को कई पत्र लिखे, लेकिन उसे किसी भी पत्र का उत्तर न मिला। उसे कांग्रेस से और कांग्रेसी नेताओं से घृणा हो गई। एक बार सुशीला से मिलकर वह बतला देना चाहता था किस प्रकार उसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। घर जाने की हिम्मत ना होती थी, क्योंकि डाकू ससुर की खौफनाक मूर्ति उसकी आंखों के आगे नाच उठती थी। पागल सा वह बम्बई की सड़कों की धूल छानता फिरता था। एक दिन सिंह उसी पार्क में सोया था जिसमें छबीलदास सो रहा था। माली ने जब रात के समय दोनों को पार्क से निकाला, तब इन दोनों का परिचय हुआ। सिंह ने पांडे के यहाँ जगह पाकर छबीलदास को भी अपने साथ बुला लिया। इसके बाद छबीलदास ने एक दफ्तर में क्लर्की कर ली। कहो भाई, मुलाकात हुई? पांडे ने पूछा। हुई भी और नहीं भी हुई। छबीलदास ने सिगरेट का एक गहरा कश खींचकर उत्तर दिया। यह तो पहेलियां बुझा रहे हो। सिंह हंस पड़ा। बात यह है कि जब मैंने उसके मकान में घंटी बजाई तो वह दरवाजे पर खुद आई। मुझे देखते ही चौंक उठी। बहुत धीमे स्वर में उसने कहा, अभी जरा 2-1 आदमियों से कुछ जरूरी बातें हो रही हैं। शाम को 5-5:30 बजे के बीच में चर्च गेट स्टेशन पर मिलना। शाम के समय छबीलदास चर्च गेट पहुंचा। सुशीला वहां पहले से ही मौजूद थी। उस समय वह बनारसी सिल्क की एक साड़ी पहने थी। शरीर पर गहने लदे थे, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखें लाल थी, मानो दिन भर वह रोती रही हो। छबीलदास को देखते ही वह फूट पड़ी। उसने कहा, छबील, मैं लुट गई। सुशीला के आंसू देखकर छबीलदास एक बारगी पिघल गया। उस समय वह यह भूल गया कि उसके सामने खड़ी स्त्री ने उसे धोखा दिया था। उसने कहा, क्या बात है? इतना अधीर होने की कोई बात नहीं। मैं हूँ, बतलाओ तो क्या हुआ? हीरा लाल ने मेरे जाली दस्तखत बनाकर बैंक से सब रुपए निकाल लिए। उसका दिवाला निकल गया है। मकान का किराया 3 महीने से नहीं दिया गया है। मकान वाले का नोटिस आया है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मकान का कितना किराया है? छबीलदास ने पूछा। 150 रुपये महीना, 450 देने हैं। पास में एक पैसा नहीं है। यह कहकर सुशीला ने एक सोने की अंगूठी निकालकर छबीलदास को दी। कल के लिए घर में अनाज नहीं है, इसे बेचकर कल कुछ रुपया ला देना। छबीलदास के नेत्रों में करुणा छलछला पड़ी। उसने कहा, सुशीला, मुझे अफसोस है कि मेरे पास रुपए नहीं है और तुम्हें यह दिन देखना पड़ा कि अपने गहने बेचो। भगवान की जैसी मर्जी, कल सुबह मैं रुपए ले आऊँगा। छबीलदास सुशीला को एक पास के होटल में ले गया। वह कितना खुश था। 1 साल बाद सुशीला उसके पास लौट आई। उस समय सुशीला के प्रति उसका क्रोध, उसके कर्मों के प्रति उसकी घृणा, वह सब लोप हो चुके थे। छबीलदास की जेब में जो 11 आने पैसे थे, उनका ईरानी होटल में जैसा तैसा नाश्ता करके छबीलदास ने सुशीला को विदा दी। वह खुद बिना टिकट गाड़ी पर बैठकर घर आया। जिस समय छबीलदास घर लौटा, वह प्रसन्न भी था, चिंतित भी था। उस समय कमरे में मिस्टर वर्मा बिस्तर पर लेटे हुए सुस्ता रहे थे और रामगोपाल एक उपन्यास पढ़कर समय काटने की कोशिश कर रहा था। सिंह और पांडे भोजन करने के लिए होटल चले गए थे। सुशीला की अंगूठी बिके और वह भी छबीलदास के हाथों। छबीलदास का हृदय रो रहा था। आज उसे अपनी गरीबी, विवस्था, यह सब बुरी तरह अखर रही थी। उसने वर्मा के चेहरे को देखा, शांत, गंभीर, निश्चिंत। उसकी हिम्मत बढ़ी। वर्मा, कुछ बिजनेस बढ़ा? वर्मा ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, बढ़ेगा क्यों नहीं। आज ही एक पार्टी फंसी है। एक सौदे में करीब 2000 मिल जाएंगे।
छबीलदास के हृदय की गति थोड़ी तेज हुई। यार, 25 रुपए की सख्त ज़रूरत है, अगले हफ्ते वापस कर दूंगा। वर्मा ने छबीलदास को गौर से देखा। वे मौन भाव से छबीलदास को उसी तरह कुछ देर तक देखते रहे। छबीलदास का हृदय अब जोरों के साथ धड़कने लगा। वर्मा ने आखिर अपनी खामोशी तोड़ी। 25 रुपए, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? छबीलदास की आशा और बढ़ी। भाई, जीवन मरण का प्रश्न है, कल सुबह तक 25 रुपए मुझे किसी तरह चाहिए ही। वर्मा ने उसी प्रकार गंभीरता से उत्तर दिया। जीवन मरण का प्रश्न है, तब तो तुम्हें किसी न किसी प्रकार रुपयों का इंतजाम करना ही होगा। मेरे पास तो इस समय एक पैसा नहीं है, और अगर एक हफ्ता ठहर सकते हो तो 25, 50, 100 जितना मांगते दे सकता था। छबीलदास को ऐसा लगा मानो उसका हृदय बैठा जा रहा है। वह अपने दिल को संभालने में व्यस्त हो गया और वर्मा कह रहे थे, देखो, मुझे कल 15 रुपए की सख्त ज़रूरत है। एक सेठ को मैंने लंच के लिए बुलाया है, उससे बहुत बड़े बिजनेस की उम्मीद है। 25 रुपए का तुम्हें इंतजाम करना ही है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन मरण का प्रश्न है। तो जैसे 25 वैसे 40। कल सुबह तक 15 रुपए मुझे दे देना। एक हफ्ते में मैं तुम्हें 15 की जगह 150 रुपए वापस कर दूंगा। राम गोपाल वर्मा की यह बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। वर्मा ने राम गोपाल के हंसने पर कोई ध्यान नहीं दिया। छबीलदास राम गोपाल की ओर घूमा। आपका परिचय? छबीलदास ने पूछा। छबीलदास से राम गोपाल का परिचय न कराया गया था, क्योंकि छबीलदास उस दिन सुबह से ही अपने मामलों में बुरी तरह उलझा हुआ था। जी, मैं भी इस कमरे में आज से रहने लगा हूँ और आपका पड़ोसी हुआ। मैंने पांडे जी से आपकी दास्तान सुनी, काफ़ी दिलचस्प थी। आपकी बला से। छबीलदास ने रुखाई से उत्तर दिया। छबीलदास की रुखाई का राम गोपाल पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इस समय वह छबीलदास से मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। राम गोपाल सुलझे हुए दिमाग का आदमी था। एक साधारण कुल में बहुत बड़ी आकांक्षाएं लेकर वह पैदा हुआ था, और उसके जीवन में नेकी, सत्य, ईमानदारी, यह सब उसकी सुविधाओं पर अवलंबित थे। शायद इतना अधिक महत्वाकांक्षी और अवसरवादी होने के कारण वह आज तक न अपना कोई मित्र बना सका था और न कहीं टिक सका था। उसके रिश्तेदार उससे घबराते थे, जो स्पष्ट वक्ता थे और निर्भीक थे। उन्होंने साफ साफ उससे उनके घर में ना आने को कह दिया था। जो शरीफ और मोहब्बत वाले थे, वे ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते थे कि राम गोपाल को जबरदस्ती उनका घर छोड़ना पड़े। ऐसा नहीं कि राम गोपाल को घर में पैसे की कोई तंगी रही हो। उसके पिता ने उसे नौकरी कर लेने को बहुत जोर दिया। मैट्रिकुलेशन पास राम गोपाल को 100-125 की नौकरी बड़ी बात थी, लेकिन राम गोपाल की निगाह लाखों पर थी। उसने सुन रखा था कि सिनेमा लाइन एक ऐसी लाइन है जहां आदमी आसानी से लखपति या करोड़पति बन सकता है, और इसलिए पिता से अनुनय विनय करके तथा एक लंबी रकम लेकर वह बम्बई के लिए रवाना हो गया था। बम्बई में काफ़ी चक्कर काटने के बाद एक बात उसकी समझ में और आई। अगर किसी युवक के साथ एक सुंदरी स्त्री है तो उसे आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन राम गोपाल को सुंदर स्त्री कहाँ से मिलती? और आज छबीलदास की कहानी सुनकर एकाएक उनके दिमाग में यह बात आई, क्या भगवान ने मुझे अनायास इस कमरे में इन लोगों के साथ मेरी सहायता करने के लिए भेज दिया है? राम गोपाल ने कहा, अजीब दुनिया है। दूसरों से हमदर्दी करो, उनकी सहायता करने की सोचो, लेकिन लोग इंसानियत से बात तक नहीं करते। जाने दीजिए, गलती हो गई। तीर निशाने पर पड़ा। छबीलदास राम गोपाल के बिस्तर पर बैठ गया। माफ़ कीजिएगा, बात यह है कि तबीयत अजीब उलझन में है, और वर्मा साहब जिस बेहुदेपन से पेश आए उससे दिमाग का पारा एकाएक बहुत चढ़ गया था। खैर, कोई बात नहीं। तो अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ, सुशीला ने क्यों बुलाया था? क्या किसी मुसीबत में है? छबीलदास ने कहा, हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस सेठ ने उसे छोड़ दिया है। घर में खाने तक के लिए पैसा नहीं है। यह कहकर उसने सुशीला की अंगूठी निकाली। उसने यह अंगूठी बेचने को दी है, लेकिन मैं अंगूठी बेचना नहीं चाहता। अंगूठी बेचना तो बुरा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास रुपए नहीं है।
छबीलदास ने जरा रुककर कहा, अगर तुम मुझे 25 रुपये उधार दे सको तो मेरी इज्जत बच जाए। राम गोपाल ने 25 रुपये निकालकर छबीलदास को देकर कहा, लेकिन इस 25 रुपये से तो सुशीला का काम न चलेगा। आगे चलकर क्या करना होगा, तुमने यह भी सोचा? छबीलदास ने देखा कि उसके सामने एक देवता पुरुष बैठा है। चंद मिनटों की मुलाकात में उसने छबीलदास को 25 रुपये दे दिए। उसने कहा, यह तो नहीं सोचा तुम इसमें कुछ मदद कर सकते हो? राम गोपाल ने जरा हिचकिचाहट के साथ कहा, आप मेरी सलाह मानो तो सुशीला को किसी फिल्म कंपनी में नौकर रखवा दो। मैं कई डायरेक्टरों को जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं दौड़ धूप कर दूंगा। 1500 रुपये की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। बात छबीलदास की समझ में आ गई। उन्होंने राम गोपाल से हाथ मिलाया। बात तुमने लाख रुपए की कही है। मैं एक दिन तुम्हें सुशीला से मिलवा दूंगा। इस बीच में तुम अपने डायरेक्टर दोस्तों से बात कर लो। छबीलदास ने राम गोपाल का सुशीला से परिचय करा दिया। राम गोपाल सुशीला को लेकर सेवा फिल्म कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर व्रती के यहाँ पहुंचा। मिस्टर व्रती फिल्म लाइन में मशहूर आदमी थे। ना जाने कितनी फिल्में उन्होंने बनाई, ना जाने कितनी फिल्में उन्होंने अधबनी छोड़ दी। बड़े ठाठ से रहते थे। उनके मकान में ही उनका दफ्तर था। मिस्टर व्रती को एक नई हीरोइन की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके नए सेठ ने उनसे कह दिया था कि फर्स्ट क्लास नई हीरोइन चाहिए, जिस तनख्वाह पर भी हो। मिस्टर व्रती के मकान पर हीरोइनों का तांता लगा रहता था, जिनमें कुछ व्रती साहब नामंजूर कर देते थे और कुछ को उनके नए सेठ। सुशीला को देखते ही व्रती साहब प्रसन्न हो गए। उनके दिल ने साफ कह दिया कि सेठ जी इस हीरोइन को पसंद कर लेंगे। उन्होंने बजाय राम गोपाल के सुशीला से कहा, मैंने आज से ही आपको 1000 रुपये पर रख लिया। एक पिक्चर बनाने में आपकी तनख्वाह 1500 रुपये महीना कर दूंगा। राम गोपाल ने उसी समय कहा, वह तो ठीक है, लेकिन जब तक आप मुझे अपनी पिक्चर में रोल नहीं देंगे तब तक यह काम न करेंगी। सुशीला ने आश्चर्य से राम गोपाल को देखा। राम गोपाल ने सुशीला से कह रखा था कि वह लखपति आदमी है। उसने सुशीला को बताया कि वे 25 रुपये जो छबीलदास ने उसे दिए थे, राम गोपाल से लेकर दिए थे, और अब उसने देखा कि राम गोपाल उसकी नौकरी के कमीशन में खुद नौकरी मांग रहा है, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। मिस्टर व्रती की ओर से आंखें हटा ली। अच्छी बात है, आपको भी मैं एक पार्ट दे दूंगा, लेकिन तनख्वाह ज़्यादा ना दे सकूंगा। और उसी समय राम गोपाल को सेवा फिल्म कंपनी में 250 रुपये महीने की जगह मिल गई। सेवा फिल्म कंपनी से निकलकर राम गोपाल ने सुशीला से कहा, बहुत बड़ा काम हो गया। इसकी खुशी में आज ताजमहल होटल में खाना खाया जाए। पिछले कुछ दिनों से सुशीला बहुत अधिक परेशान रही थी। आज उसकी परेशानियां दूर हो गई थी। उसका जी हल्का था और वह हंसना चाहती थी, घूमना चाहती थी। सेठ हीरालाल के साथ वह एकाध दफ़ा ताजमहल होटल गई थी और वहाँ की चहल पहल, वहाँ के वैभव से वह प्रभावित हुई थी। उसने कहा, अच्छी बात है। सुशीला को लेकर राम गोपाल ताजमहल होटल पहुँचा। वहाँ उसने सुशीला से प्रेमालाप प्रारंभ किया। सुशीला उस दिन प्रसन्न थी। यह प्रेमालाप उसे बुरा नहीं लगा। वह राम गोपाल को प्रेमालाप में बढ़ावा दे रही थी, लेकिन उन दोनों को यह न पता था कि होटल के एक कोने में एक आदमी बैठा हुआ इन दोनों की गतिविधि को बड़े ध्यान से देख रहा था। उस दिन मिस्टर वर्मा ने पंजाब के एक बहुत बड़े व्यापारी को फांसा था और उसे वे ताजमहल होटल में डिनर खिलाने को ले गए थे। राम गोपाल को एक स्त्री के साथ ताजमहल होटल में बैठा देखकर स्वाभाविक रूप से मिस्टर वर्मा को कौतूहल हुआ, लेकिन उस कौतूहल को उन्हें जबरदस्ती दबाना पड़ा। पर मिस्टर वर्मा साधारण ही चीज़ों को छोड़ देने वाले जीव नहीं थे। जब मिस्टर वर्मा अपने कमरे में पहुंचे तो वे काफ़ी खुश थे। 2000 के फायदे का काम उन्होंने तय कर लिया था। सुशीला को उसके घर पहुंचाकर राम गोपाल उस समय तक अपने कमरे में लौट आया था और छबीलदास से वह सुशीला की तथा अपनी सफलता की बात बतला रहा था। लेकिन इस बातचीत से वह ताजमहल होटल जाने की बात तथा सुशीला से अपनी प्रेम वार्ता को दबा गया था।
पांडे और सिंह को राम गोपाल के सौभाग्य पर ईर्ष्या हो रही। उसी समय मिस्टर वर्मा ने मार लिया मैदान बंदे मार लिया गाना गुनगुनाते हुए कमरे में प्रवेश किया। आते ही तपाक से उन्होंने राम गोपाल से पूछा, वाह भाई, बड़े छुपे रुस्तम निकले। किस खूबसूरत बला को ताजमहल होटल में फांस ले गए थे। राम गोपाल पकड़ा गया, फिर भी उसने बचने की कोशिश की। मेरी क्लास फेलो थी, बम्बई घूमने आई हैं। क्यों बनते हो यार, शक्ल से तो एक्ट्रेस मालूम होती है। मैं भी ताजमहल होटल में मौजूद था और तुम दोनों किसी फिल्म कंपनी की बात भी कर रहे थे। सिंह की ईर्ष्या राम गोपाल के सौभाग्य से काफ़ी भड़क चुकी थी। उसने छूटते ही कहा, सुशीला रही होगी। आज इन्हें और सुशीला दोनों को नौकरी मिली है ना। जश्न मनाने गए थे। छबीलदास के चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई। उसने जरा गंभीर स्वर में कहा, तुम इतने कमीने निकलोगे, यह मुझे न मालूम था। वर्मा हंस पड़े। इसमें कमीनेपन की क्या बात है। कहा है ना, रंडी किसकी बीवी और भड़ुआ किसका यार। वर्मा की इस हंसी ने आग में घी का काम किया। छबीलदास ने राम गोपाल से कड़क कर कहा, क्या जवाब देते हो। राम गोपाल भी तन गया। तुम मुझसे जवाब मांगने वाले कौन होते हो। जवाब मांगना है तो सुशीला से मांगो जाकर। पांडे ने किसी तरह मामला शांत करवाया। मिस्टर व्रती ने सुशीला से कहा, यह आदमी राम गोपाल, इसके सामने मैंने पूरी बात कहना ठीक नहीं समझा। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यह राम गोपाल कौन है और इससे आपका क्या रिश्ता है। सुशीला ने उत्तर दिया, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। मेरे एक मुलाकाती ने कहा था कि ये आपकी फिल्म कंपनी में मुझे पहुंचा देंगे। मिस्टर व्रती ने संतोष की एक गहरी सांस ली। अगर मैं इसे अपनी कंपनी में ना लूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यह किसी काम का आदमी नहीं है। इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। सुशीला ने शांत भाव से उत्तर दिया। एक बात और, मेरी कंपनी में रहकर आप बिना मेरी इजाज़त किसी भी आदमी से नहीं मिल सकेंगी। मेरी कंपनी की यह पहली शर्त है। अच्छी बात है, सुशीला ने कहा। मिस्टर व्रती उठ खड़े हुए। आज शाम को पूना चलना है, वहाँ सेठ जी से बातें करनी है। आप शाम तक तैयार हो जाइए, टिकट मंगवाए लेता हूँ। मिस्टर व्रती ने उसी समय कंपनी के दरबान को आज्ञा दी कि राम गोपाल को ऑफिस में घुसने न दिया जाए और उससे कह दिया जाए कि उसे नौकरी नहीं मिली। जिस समय सुशीला अपना असबाब ठीक करने अपने घर पहुंची, छबीलदास फुटपाथ के चक्कर लगा रहा था। सुशीला ने छबीलदास को अंदर बुलाया। छबीलदास भरा हुआ था। उसने कहा, मैं तुम्हारे सर्विस पा जाने पर बधाई देने आया हूँ। सुशीला मुस्कुराकर अपना असबाब ठीक करने लगी, और इस बात पर भी कि तुम्हें एक नया मित्र मिल गया है जो तुम्हें ताजमहल होटल में खाना खिला सकता है, वहाँ तुमसे प्रेमालाप कर सकता है। सुशीला ने सूटकेस में कपड़े रखते हुए कहा, तो क्या तुम मुझसे कैफियत तलब करने आए हो। छबीलदास हंस पड़ा। मैं कैफियत तलब करने वाला कौन होता हूँ। मैं तो वह साधन मात्र हूँ जो तुम्हारी मुसीबत पर काम आए। छबीलदास के स्वर से सुशीला को बुरा लगा। आपका वह फर्ज था, क्योंकि आप ही मुझको बनारस से बहका लाए थे। आगे से मैं आपसे इस तरह की न कोई सहायता मांगूंगी, न आपसे कोई वास्ता रखूंगी। छबीलदास उठ खड़ा हुआ। तेज में आज उसे अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी। उसने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना, तुम्हें फिर मेरी ज़रूरत पड़ेगी और उस दिन मैं तुम्हारे ये शब्द याद रखूंगा। आगे चलकर मुझसे किसी तरह की उम्मीद ना रखना। और वह चला आया। उस छोटे से कमरे में 5 बिस्तर पड़े थे और 5 आदमी लेटे थे। पांडे एक फिल्म मैगजीन उलट पुलट रहा था। सिंह एक फिल्मी गाना गुनगुना रहा था। वर्मा सिगरेट के कश ले रहा था। छबीलदास एक कोने में पड़ा सिसकियां ले रहा था। वह अपने विगत पर सोच रहा था और वर्तमान की उस विगत से तुलना कर रहा था। और राम गोपाल दूसरे कोने में मौन अपने भविष्य पर चिंता कर रहा था। राम गोपाल को एक दिन नौकरी मिली, दूसरे दिन उसकी नौकरी छूट गई। कल एक हीरोइन मिली जिसके साथ में रहकर उसने लखपति होने के सपने बनाए थे। आज वह हीरोइन हाथ से निकल गई। उसने जेब से अपना पर्स निकाला,
अब उसमें कुल जमा पूंजी 35 रुपये रह गई थी। पांडे ने मैगजीन रख दी। उसने राम गोपाल से पूछा, क्यों बड़े चुप हो, क्या बात है? सिंह ने उत्तर दिया, आज इनकी नौकरी छूट गई। छबीलदास, जो अभी तक सिसकियां भर रहा था, चौंक कर बैठ गए। अच्छा हुआ, इन साले दगाबाजों के साथ होगा ही क्या, इस हाथ ले उस हाथ दे। और यकीनी तौर से छबीलदास का क्रोध और दुख 75% गायब हो गया था। राम गोपाल से अब न रहा गया। वह उठ बैठा और उसने कहा, अब जो किसी साले ने गाली दी तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। मामला संगीन हो रहा था। वर्मा ने यह देखा और उठ बैठा। आखिर मामला क्या है? सिंह ने कहा, आज राम गोपाल को सेवा फिल्म कंपनी से जवाब मिल गया, सो ये झल्लाए हुए हैं। लेकिन छबीलदास आज क्यों इतने क्रोधित हो गए, यह समझ में नहीं आता। वह मैं बतला दूं, वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह औरत, वही क्या नाम है उसका, वह आज एक आदमी के साथ, शायद उसका नाम रति है, पूना गई है। साथ में मेरे पंजाब वाले सेठ भी थे जो उस कंपनी में रुपया लगा रहे हैं। अब वर्मा से न रहा गया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। पंजाब वाले सेठ के पास पैसा है, वह पैसा खर्च तो होना ही चाहिए। पांडे उठा। उसने छबीलदास से कहा, इसी बात पर नाराज हो गए? अरे भाई, एक दफा तुम्हें छोड़कर चली गई तो फिर अब वह फिर से तुम्हारी कैसे हो सकती थी? भूल जाओ उसे। उधर सिंह रामगोपाल से कह रहा था, ऐसी नौकरियां मिलेंगी और छूटेंगी, इस पर अफसोस करने की क्या बात है? और पांडे और सिंह ने मिलकर छबीलदास और रामगोपाल से हाथ मिलवा दिया। वर्मा ने एक एक सिगरेट उन लोगों को दी। कमरे में सिगरेट का धुआं भर गया। उस एक छोटे से कमरे में भेड़ों की तरह रहने वाले वे 5 युवक लेटे थे और सिगरेट पी रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भावना और चेतना से शून्य। और धीरे धीरे वह 5 युवक सो गए। सुबह उठकर फिर नित्य की तरह बेकारी, गैर जिम्मेदारी की जिंदगी बिताने लगे। तो यह थी कहानी आवारे। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।